हो रही है। यहाँ मेरे से पहले काफ़ी लोग स्टेज पर आए, उन्होंने बोला इस सब को लेकर के कि गलत खान पान। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि गलत खान पान या गलत डाइट हमें क्या चीज़ बताती है कि गलत डाइट क्या है। असल में होता क्या है कि जो भी हम कोई भी फूड मटेरियल इंटेक करते हैं उस सबको हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने में एक लिमिटेड टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई वाटर रिच प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे बॉडी से डिज़ोल्व होकर के एक्सक्रीट हो जाता है। और उसी के बेस पर अगर हम बात करें कि अगर हम कोई सॉलिड मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे अनाज, गेहूं वगैरह, तो उस सबको समथिंग 18 घंटे का समय लगता है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए। हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो विलाई कहलाता है। उसमें एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि अगर हमारा पेट प्रॉपरली साफ नहीं है तो उसमें लगभग पुराना एक महीने पुराना भी हमारा जो फूड प्रोडक्ट था वो पाया गया, जिसके बेसिस पर नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। जब देखा जाता है रिसर्च में ये पाया गया कि जिस पेशेंट को मान लीजिए उन्होंने कई सारी रिपोर्ट कराई बट उन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, बट उनको कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन पेशेंट को कई सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी कोई बीमारी तो पकड़ में नहीं आ रही है, कोई रिपोर्ट्स तो आपकी सारी नॉर्मल है, बट आपको जो प्रॉब्लम है वो उसको जब ट्रीट करते हैं तो फर्स्टली जो उनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनका पेट क्लीन करने के लिए, उनको डाइजेशन के लिए उनको मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी उनका डाइट मैटर है उसको क्लीन करने के लिए इसमें जब भी हम न्यूट्रिशनल बेसिस पर देखते हैं तो सबसे पहला पेट को क्लीन करने के लिए एनिमा को रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए जो हमारे इंटेस्टाइन होती हैं उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एनिमा लेने से क्या होता है, जो भी पेट में आंतों में जो भी फूड प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से पेट में रहा है तो वो सब पास आउट हो जाता है। जब वो हमारे बॉडी से निकल जाएगा तो जाहिर है बीमारियां भी काफ़ी हद तक निकलेंगी। दूसरा जो फास्टिंग है, कहा जाता है फास्टिंग इज़ बेटर देन कीमोथेरेपी। जो एक तरह से फास्टिंग है, अगर हम डेली 16 आवर्स फास्टिंग करते हैं तो वो हमारी कीमोथेरेपी से यानी कि मेडिसिनल थेरेपी से भी ज़्यादा बेस्ट है। अब हम सोचें कि हम इतने घंटे फास्टिंग कैसे करेंगे, तो एक जैसे 24 आवर्स का हमारे पास एक टाइम होता है, एक दिन का समय 24 घंटे होता है। अगर हम ये मानकर चलें कि हम 8 घंटे जो है अपना ईटिंग हैबिट, अपना ईटिंग रूटीन जो है कायम रखें और बाकी के 16 आवर्स जो है हम फास्टिंग पर रहें, तो ऐसे में हम पूरे 3 महीने में अपने जिस्म के अंदर से तमाम ही बीमारियों का जड़ से खात्मा कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, तालियां जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू सर। है उनसे भी हमें निजात मिलती है। असल में डिजीज क्या है, असल में ऐसा होता है जो भी हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं, जो कि ईएच के फाउंडर जो रिसर्चर हैं जिनके आज जयंती के मौके पर हम सबको मिलने का मौका मिला है, उन्होंने भी ये बताया कि हमारे ब्लड और लिम्फ के इम्प्योर होने पर ही बीमारियां जन्म लेती हैं, राइट। तो असल में इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं तो जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो रिक्वायरमेंट है, वो हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो बाकी का डिस्चार्ज होता है एक्सक्रीट मटेरियल वो एक्सक्रीट हो जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। अब जो बाकी रहता है हमारे बॉडी में, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज ना करें या मान लीजिए जैसे मैंने अभी पीछे में जाती हूँ, मैंने बोला कि अनाज को डाइजेस्ट होने में लगभग समथिंग 18 आवर्स लगते हैं, और अगर हमने उससे पहले ही दूसरा फूड इंटेक कर लिया तो पहला डाइजेस्ट हुआ नहीं, हमने दूसरा इंटेक किया हुआ है, तो पता चला ऐसे में ओवरलोडिंग हो जाती है और हमारी बॉडी की जो वाइटल पावर है जो नेचर ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है तो उसको वर्क करने का समय नहीं मिलता। लेकिन ये तमाम बातें हमें कोई डॉक्टर नहीं बताते, राइट, कोई नहीं बताते। तो आज हम यहाँ प्रैक्टिशनर मौजूद हैं, मैंने सोचा ये मैं अपनी रिसर्च, अपना तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग अपने क्लाइंट को, पेशेंट को अवेयर कर सकें। क्योंकि देखिए हमारा असल मकसद पैसा कमाना नहीं है। एक डॉक्टर का असल मकसद क्या होता है, खिदमत खल्क।
दूसरों की सेवा करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 18 आवर्स में अभी बैक में जाती हूँ अपने टॉपिक पर वापस। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर हम हीलिंग पावर के लिए अपने बॉडी को, जो हमारा वाइटल पावर है, उसको समय देते हैं 18 आवर्स का, तो अगर हम 3 मंथ्स तक इसको फॉलो करते हैं तो बड़ी बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है। इतनी बड़ी पावर है अपने ही अंदर मौजूद, जो कि माँ प्रकृति ने दी है हमें। तो यानी कि हमें थैंकफुल होना चाहिए गॉड का, अल्लाह का, कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ऑलरेडी इतना सब कुछ दे रखा है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही बैठा है। वो वाइटल पावर हमारे अंदर ही है, जो कि हमें क्योर करेगी, बट हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ हमारे अंदर से डिस्चार्ज होनी थी ओवरलोड ईटिंग करने की वजह से, वो बॉडी के अंदर ही रह जाती हैं और फिर वो हमारे ब्लड में ही मिक्स होती हैं। अगर वो वेन्स या आर्टरीज में कलेक्ट हो जाती हैं तब वो कहलाता है हाई कोलेस्ट्रॉल। मान लीजिए अगर वो हमारे ब्रेस्ट में जम जाती हैं, वो कहलाता है ब्रेस्ट कैंसर। मान लीजिए वो ओवरीज या यूट्रस में जमा हो जाता है, जाकर के कलेक्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, यूट्रस कैंसर, यूट्रस फाइब्रॉइड, राइट। तो ऐसे ही इसी तरह से जितना भी कलेक्शन है इम्प्योरिटी सेल्स का, जो कि हमारे ब्लड में जाकर के कलेक्ट होता है, तो वो जितने भी सेल्स का एक्युमुलेशन वहाँ हो रहा है जाकर के, वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ लेता है। ये बीमारियों के नाम हमने और आपने दिए हैं, हमारे जो है ओल्ड रिसर्चर्स ने दिए हैं, बट हमारे बॉडी को नहीं पता ना उसका नेम क्या है उस बीमारी का। वो तो अपने वाइटल पावर करेगा। यानी कि इसके लिए हमें खुद से मेहनत करनी है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि आज हम इकट्ठा हुए हैं इस मौके पर, तो मैं बात करना चाहूँगी और कैंसर के ऊपर। तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप लोग जब प्रैक्टिशनर हैं, आपके पास कई सारे क्लाइंट ऐसे आते होंगे जो कि फर्स्ट स्टेज में आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका सेकंड स्टेज होगा, कुछ ऐसे होंगे जो कि थर्ड स्टेज में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको फाइनल स्टेज पहुंच चुकी होंगी। तो ऐसे में ये कंडीशन बहुत रेयर हो जाती है, थर्ड एंड फोर्थ में। रेयर ऐसे कि ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में ही नहीं रहता, वो बोन्स में एंड अदर पार्ट्स में भी फैल जाता है। स्टमक कैंसर हो गया, किडनी हो गया और आपका लीवर, इन सभी को वो जो है अपनी जकड़ में ले लेता है। ऐसे में कंडीशन बहुत ज़्यादा रेयर हो जाती है। और अगर किसी की स्टेज 0 में ही इसकी पकड़ हो जाए तो बहुत अच्छा जो है इसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। वैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो तो, क्योंकि मान लीजिए स्टार्टिंग स्टेज अगर किसी फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो डायग्नोज नहीं हो पाता कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर है। इसके लिए सबसे पहले हमें अवेयरनेस करना होगा। 19 अक्टूबर में वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर डे को सेलिब्रेट किया जाता है और कहीं कहीं पूरे अक्टूबर मंथ में, ताकि फीमेल्स को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। असल में क्या होता है, आफ्टर 30 एज यानी कि 30 की उम्र के बाद फीमेल्स में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है और उनको अलग से कैल्शियम लेना पड़ता है और ऐसे में इम्यून सिस्टम भी उनका कम ही वर्क करता है। तो ऐसे में जब जाहिर है कि इम्यूनिटी सिस्टम लो होगा, हमारा इम्यून सिस्टम लो है, तो वो क्या करता है कि और भी बीमारियों का खतरा हमारे अंदर बढ़ जाता है, ऐसे में बीमार होने का खतरा। तो 30 की उम्र के बाद अगर किसी फीमेल को जो है ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट में टाइटनेस है या रेडनेस है या पेन फील होता है, तो वो इस चीज़ को अनदेखा बिल्कुल ना करें। कभी कभी ब्रेस्ट में ही नहीं, हमारे लेटरल साइड में भी इस चीज़ को फील हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करें। अगर थोड़ी बहुत गांठ महसूस होती है या जलन महसूस हो रही है या अचानक से वजन बढ़ रहा है या भूख में कमी आ रही है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अपने डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं आप लोग। और कंटिन्यू। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अलीगढ़ की सरजमी के मौके पर यहाँ पर आज के दिन बोलने का मौका दिया ताकि आप लोग मुझे सुने। यहाँ के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अलाउद्दीन साहब ने मुझे इस चीज़ का चांस दिया, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ सबसे बड़ी शुक्रगुजार मैं अपने हस्बैंड की हूँ, जो कि MH मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मुरादाबाद और एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ के चेयरमैन हैं। मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से ताली से उनका स्वागत करें।
लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मान लीजिए मैंने अपने मतलब इतने लॉन्ग पीरियड में अभी तक इतने मरीजों को शिफा देखी है इनके हाथ से। माशाल्लाह कैंसर के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर साहब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। यहाँ तक कि एम्स के बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो एम्स से रिटर्न होकर आए और मुरादाबाद के पेशेंट हैं, उनकी जो है न्यूज़ भी शाये हो चुकी है हमारे अखबार में और वो हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आते हैं माशाल्लाह। तो काफ़ी हद तक रिजल्ट्स